हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 के लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चैप्टर है। इस चैप्टर के हम 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, और इस बार भी पूछे जाने के मैक्सिमम चांस हैं। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट की टाइप में आपको सिलेक्ट किया है आपके लिए। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और 2026 के लिए। श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। धमनी व शिरा में अंतर लिखिए। इन दोनों में से एक अंतर तो आपके एग्ज़ाम में 100% आना निश्चित है। रक्त के घटक एवं उनके कार्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के हृदय के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका डायग्राम के साथ आपको चित्र बनाना होगा और उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिगर वाले ये सभी क्वेश्चन जो है डायग्राम वाले, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तथा उसका नाम व कार्य बताइए। यहाँ पर एंजाइम के बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। 8वां क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी व परपोषी का उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ से आपका स्वपोषी व परपोषी का डिफिनीशन भी हो जाएगा। उसके बाद इसी में अंतर भी आप यहाँ से बनाकर लिख सकते हैं। पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इनके महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं। मानव के हृदय वाला है और मनुष्य के पाचन तंत्र और मानव में उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1, प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमें बताना है क्या होता है। जिसे प्रकाश संश्लेषण को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का ये एक रिएक्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और जल। तो यही है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के महत्व को, जो कि यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के 4 महत्व दिए गए हैं। पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और जीवित रहते हैं। पौधे अपना भोजन कौन सा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यह शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के लिए भोजन का स्रोत है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन O2 वातावरण मिलती है। जल का जब अपघटन होता है तो ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित होता है। ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए उपलब्ध होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर श्वसन दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ दहन। श्वसन के बारे में देखते हैं, उसके बाद दहन के बारे में देखते हैं। श्वसन क्या होता है, यह एक जैविक क्रिया है जो सजीव कोशिकाओं में होती है। श्वसन किसमें होती है, सजीव कोशिकाओं में होती है। दहन क्या है, यह एक अजैविक रासायनिक क्रिया है जो निर्जीव वस्तुओं में होती है। ये सजीव में होता है, ये निर्जीव में होता है। उसके बाद ये सजीव श्वसन में, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है दहन में। और श्वसन में इस क्रिया में निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों में उपयोग करती है श्वसन में। और दहन में इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में तुरंत मुक्त होती है। श्वसन में यह एक नियंत्रित क्रिया है जो एंजाइमों द्वारा संचालित होती है और सामान्य शारीरिक तापमान पर होती है। और दहन में यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो उच्च तापमान पर होती है, दहन। तो यहाँ से ये हो गया श्वसन और दहन में अंतर, जो कि 2 नंबर का आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, धमनी व शिरा में अंतर लिखिए। धमनी जिसे आर्टरी कहते हैं और शिरा जिसे वेन कहते हैं। धमनी क्या होता है, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। इनमें हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है रुधिर। इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। मतलब इसमें हृदय से अंगों की ओर, इसमें अंगों से हृदय की ओर। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं।
इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। इनकी गुहा संकरी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती हैं, ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। सिरा, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। ये गहरे लाल या बैंगनी रंग के होते हैं। सिरा, ये हो गया धमनी व सिरा में। ये भी 2 अंक का यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त के घटक एवं उनके कार्य लिखिए। यहाँ पर रक्त के बारे में बताना है, रक्त के टाइप को और इनके वर्क को बताना है। तो यहाँ पर रुधिर क्या होता है, पहले ये देखते हैं। रुधिर या रक्त, जिसे कहा जाता है ब्लड, एक गाढ़ा लाल तरल है जो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर में संक्रमण से लड़ने और चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुधिर प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है। रुधिर प्लाज्मा रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है। रुधिर के घटक क्या हैं? रुधिर के 4 मुख्य घटक हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या होता है? यह रक्त का तरल भाग है, लगभग 55%। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पानी 90 से 92% होता है और प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, लवण, एंटीबॉडीज़ और अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। कार्य क्या है इसका? पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, शरीर का तापमान नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। दूसरा है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं। और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क यहाँ पर है, इसके बारे में है। रक्त की कुल कोशिकाओं का लगभग 40 से 45% भाग होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और CO2 को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाना। ये है आरबीसी का कार्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और जिसे कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। ये रंगहीन होते हैं। इनके प्रकार क्या हैं? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। कार्य क्या होता है? शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी प्रदान करना इनका कार्य होता है। 4th नंबर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? आकार में छोटे और अनियमित कोशिकीय खंड में होते हैं। ये जीवन काल इनका लगभग 7 से 10 दिन होता है। कार्य क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉट बनाते हैं। ये अत्यधिक रक्तस्राव को ये रोकते हैं। इनका काम क्या होता है? जब भी हमें चोट लगता है तो क्या होता है? ये रक्त को बहने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 25 में आया था, 2025 में, और 26 में भी इसके आने के मैक्सिमम चांस है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी है और इसमें कई प्रोसेस हैं जिससे भोजन का पाचन होता है। मानव में पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम वह प्रणाली है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है। यह तंत्र कई अंगों और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो क्रमशः भोजन को पचाते हैं। इनमें 5 प्रोसेस से भोजन का पाचन होता है। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? यह पाचन की पहली अवस्था है। इसमें हम भोजन को मुख के माध्यम से शरीर में लेते हैं। मुख में क्या होता है? दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और लार में क्या होता है? इसमें उपस्थित एंजाइम टाइलिन स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना शुरू करता है, जिसे शर्करा को माल्टोज भी कहा जाता है। और इस एंजाइम में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये MCQ में कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये MCQ के रूप में आप इसे याद कर लीजिए। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद जीभ से क्या होता है? भोजन को लार के साथ मिलाकर निगलने में मदद करती है जीभ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है मानव पाचन तंत्र का, यहाँ पर इंग्लिश में और ये हिंदी में दिया गया है। और इसे आप आसानी से बनाकर और इसके बारे में पूरा लिख कर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको इसमें एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं इसके प्रोसेस को किस प्रकार हो रहा है। इसके बाद ये होता है क्या? भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी या जिसे ग्रास नली कहा जाता है से
पेरिस्टाल्टिक गति द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। कौन सी गति द्वारा? ये पेरिस्टाल्टिक गति द्वारा ये आमाशय तक पहुंचता है, ग्रासनली के द्वारा। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है, जिसे पाचन कहा जाता है। इस अवस्था में भोजन के जटिल अणु एंजाइम और रासायनिक रसों द्वारा छोटे घुलनशील अणुओं में टूटते हैं। आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस या सीएल या पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं आमाशय में। अब आमाशय से छोटी आंत में जाता है। पैंक्रियाटिक जूस पित्त रस और आंत्र रस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को अमीनो अम्ल और वसा की फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। छोटी आंत में ये होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसका अवशोषण होता है भोजन का। भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित विली पचे हुए पोषक तत्वों को रक्त और लसिका में अवशोषित करती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल में घुलनशील विटामिन और खनिज रक्त में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। ये सभी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यहाँ पर विटामिन्स कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। और क्या होता है? वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लसिका में अवशोषित होती हैं। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किस प्रकार होता है? रक्त द्वारा अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि तथा ऊतक निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इसका यूज होता है। उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होकर एटीपी देता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में, फैटी एसिड हार्मोन और वसा संग्रहण में काम आते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण में अमीनो एसिड का यूज यहाँ पर होता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद होता है लास्ट स्टेप है ये प्रोसेस, मल विसर्जन या अपशिष्ट निष्कासन। जो पदार्थ पच और अवशोषित नहीं हो पाते हैं वे बड़ी आंत में पहुँचते हैं। यहाँ पानी और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। शेष अपशिष्ट ठोस रूप मल में बदलकर मलाशय में संग्रहित होता है और अंत में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हो गया मानव में भोजन का पाचन, या मानव में पाचन या पोषण। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन था भोजन का मानव में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के प्रोसेस को यहाँ पर पूरी तरीके से बताना है कि मानव में पाचन किस प्रकार होता है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 6 था। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम तथा कार्य बताइए। लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है, जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। कार्य क्या होता है? एमिलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक पाचन करता है और उसे माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। इससे पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। ये हो गया लार। और कौन सा? इसका नाम तो क्या था? एमिलेज। और इसका कार्य भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी व परपोषी का उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। पोषण क्या होता है? पोषण जिसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने शरीर के विकास, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह जीवों के जीवन को बनाए रखने और उनकी क्रियाशीलता को सही ढंग से संचालित करने में मदद करती है। पोषण में भोजन का उपभोग, उसका पाचन, अवशोषण और शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग शामिल होता है। पोषण के प्रकार से दो हैं यहाँ पर, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं देखते हैं पहले। स्वपोषी पोषण यहाँ पर यही रिपीट हो गया है एक बार और। यहाँ से आप देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण वह है प्रक्रिया है जिसमें एक जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी, खनिज, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। वह क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? पेड़ है, काई है, फर्न है। ये सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पोषण क्या है? जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है।
इसे 3 उप प्रकारों में बांटा जाता है। इसके परपोषी में क्या होता है, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखते हैं, पहला क्या है, शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी में क्या होता है, केवल पौधों का भोजन करने वाले जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय बकरी। मांसाहारी में केवल मांस का भोजन करने वाले जीव कौन से होते हैं, शेर बाघ। जो मांस का भोजन करते हैं वो मांसाहारी। जो सर्वाहारी होते हैं, पौधे और मांस दोनों का भोजन करने वाले जीव मनुष्य और भालू होते हैं। ये क्या हो गया, परपोषी का एग्जाम्पल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पादपों का परिवहन किस प्रकार होता है। पादपों में परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने शरीर के विभिन्न भागों में जल, खनिज, लवण और भोजन का संचरण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में पाचन होता था, उसी प्रकार जंतु में भी पाचन होता है। तो यहाँ पर इसमें किस प्रकार होता है, पहला जाइलम द्वारा जल और खनिजों का परिवहन किया जाता है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं और इन्हें जाइलम द्वारा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम में पानी ऊपर चढ़ने में मूल दाब, केशिकत्व और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मदद करते हैं। दूसरा है फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों तक भेजा जाता है। यह जाइलम और फ्लोएम का यहाँ से इसका यूज भी हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है जाइलम का क्या यूज है, फ्लोएम का क्या यूज है, तो यहाँ से आप इसे बता सकते हैं। इसके आगे देखते हैं थर्ड नंबर होता है वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है पौधों में। तो यहाँ पर जबकि जाइलम का प्रवाह केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है और फ्लोएम में ऊपर की ओर से होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, जब जल का पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह जाइलम में पानी के ऊपर चढ़ने में सहायक होता है। सक्रिय परिवहन क्या है, खनिज, लवण और कुछ पोषक तत्व सक्रिय परिवहन द्वारा ऊर्जा खर्च कर जड़ों से अंदर आते हैं। ये एक है प्लांट का क्या है, ये प्लांट का एक कटा हुआ पार्ट है जिसके द्वारा ये जाइलम होता है यहाँ पर, और ये जाइलम हो गया। उसके बाद ये कॉर्टेक्स हो गया। ये यहाँ पर इस प्रकार आप इसे डायग्राम बना सकते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम का आपको दिखाया गया है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं और इस फिगर को बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर पूरे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मानव शरीर में चयापचय क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि बनते हैं। इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। इसके मुख्य भाग निम्न हैं। पहला है किडनी, जिसे वृक्क कहा जाता है। इसका स्थान क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। कार्य क्या है, रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, लवण को मूत्र में बदलना होता है किडनी का काम। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है पार्ट। इसका नेक्स्ट भाग होता है कॉर्टेक्स, जिसे बाहरी परत कहा जाता है। नेफ्रॉन का एक मुख्य हिस्सा यहाँ होता है। रक्त का निस्यंदन यहीं होता है। उसके बाद मेडुला होता है भीतरी भाग। यहाँ से मूत्र कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से मूत्र वाहिनी में जाता है। पेल्विस गुर्दे के भीतरी हिस्से में मूत्र का संग्रहण का क्षेत्र होता है। ये हो गया इसके भाग कौन से हैं, यहाँ पर इसके 3 भाग हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस। यहाँ पर ये इसका डायग्राम दिया गया है क्लीन। आप इसे इसी प्रकार एकदम बना सकते हैं और इसके पार्ट्स को लिख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और मूत्रवाहिनी है और इसकी संरचना किस प्रकार होती है, प्रत्येक गुर्दे से जुड़ी पतली नलिका होती है और यही है मूत्रवाहिनी। उसके बाद कार्य क्या होता है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुँचाना। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है, संरचना कैसी होती है, थैली के समान अंग होती है। कार्य क्या होता है, मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है। और चौथा है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या होता है, संरचना किस प्रकार होती है, मूत्राशय से शरीर के बाहर जाने वाला मार्ग होता है। कार्य क्या होता है, शरीर को
मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन होता है। 5वां है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेजल्स। वृक्क की धमनियाँ होती हैं, इसमें रक्त को गुर्दे तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं वृक्कीय शिरा। वृक्कीय शिरा होता है शुद्ध रक्त को गुर्दे से हृदय की ओर वापस ले जाती हैं। पृष्ठीय महाधमनी क्या होता है, हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाती हैं। इंफीरियर वेना कावा, शुद्ध रक्त को हृदय की निचली शिरा में ले जाती हैं। 6वां है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। स्थान क्या होता है, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर होती हैं। कार्य क्या होता है, हार्मोन जैसे एड्रीनालिन का स्राव करके शरीर में कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना है। ये है इसका वर्क। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसी प्रकार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 अंक पाने के लिए साइंस में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप SR स्मार्ट लर्न में जुड़ना होगा, जहां से आप इसका फ्री PDF प्राप्त कर अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।